बार फिर आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री और इसका चैप्टर फर्स्ट हमने कल ये स्टार्ट किया था जो है केमिकल इक्वेशन, केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन। ये सारा चीज से हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन को या किसी केमिकल इक्वेशन को, ठीक है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ही होगा, तो किसी केमिकल रिएक्शन को हम छोटे और आसान तरीका से कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहते हैं कि जिंक रिएक्ट जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया, अभी हम क्या कहें कि मैंने कहा कि जिंक रिएक्ट विद किसके साथ किया? सल्फ्यूरिक एसिड। यानी अभी हमने कहा कि जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक। तो ये इक्वेशन हो गया आपका वर्ड में हो गया। ये भी केमिकल इक्वेशन ही है, लेकिन हम आज केमिकल इक्वेशन में ये पढ़ेंगे कि इसको छोटा से छोटा और आसान तरीका से कैसे लिखें। ये वर्ड हमको लिखने का जरूरी नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री जो है बिना केमिकल फार्मूला और बिना रिएक्शन को हम अगर फार्मूला में नहीं लिख रहे हैं तो फिर हम केमिस्ट्री पढ़ने कुछ नहीं। केमिस्ट्री पढ़ने का मतलब है कि हम जितना भी एलिमेंट है, जितना भी एसिड है, उस सबका हमको केमिकल फार्मूला मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम कहेंगे जिंक, तो अगर हम यहाँ पे कहें जिंक का शॉर्ट फॉर्म Zn, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का तुम लोग जो है केमिकल रिएक्शन बताओ, ये केमिकल इक्वेशन बताओ, उसका फार्मूला क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का बताओ। H2SO4 क्या होता है? H2S प्लस H2SO4। अब यहाँ पे ये दोनों जो है, ये दोनों क्या किया? ये दोनों जो है किसके रूप में काम करेगा? रिएक्टेंट के रूप में। रिएक्टेंट के रूप में कल ही बताए थे। रिएक्टेंट मतलब वो सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में क्या करता है? भाग लेता है। अगर अभी यहाँ रिएक्शन होगी तो तीसरा चीज यहाँ पे बनेगा, इसमें भाग कौन सा ले रहा है? एक जिंक ले रहा है और एक सल्फ्यूरिक एसिड ले रहा है, इसको तो हम प्रोडक्ट कह देंगे। लेकिन ये जब रिएक्शन होके बनाया तो बनाया क्या? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन बनाया। क्या बनाया? ये जो आगे बनाएगा वो क्या बनेगा इसके बाद? अगर हम Zn उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करते हैं? अभिक्रिया करवाते हैं, यानी रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यानी कहने का मतलब ZnSO4 प्लस H2, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H। और ये तो पता ही है, हमने कल ही पढ़ा था। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? अब सबसे आसान तरीका से लिखने में कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, या सबसे आसान कौन है? ये वाला या ये वाला? तो कहीं ना कहीं ये क्या बहुत आसान है, ये शॉर्ट में भी है। इसको इतना अभी तो हम पूरे नहीं लिखे हैं, अभी मैंने बस इस चीज को इतना में लिखा है, अभी फिर इसको लिखना भी बाकी है। ये तो सिंपल सा लिखा है कि जिंक जो है रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, लेकिन क्या बनाया वो भी लिखे हैं। तो बनाया क्या? टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। अब इतना ही चीज को हम यहाँ वर्ड में लिखना पड़ेगा। ये भी हमारा इक्वेशन ही हुआ, लेकिन ये इक्वेशन किसमें हुआ? वर्ड में। और ये हमारा इक्वेशन हुआ किसमें? फॉर्मूला। तो आसान कौन सा लगा? फॉर्मूला बता। तो बस केमिकल इक्वेशन में हम बस इतना ही चीज कि किसी केमिकल रिएक्शन को हम कितना छोटा से छोटा
और कितना आसान लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बस इसको क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन, जिसको हम व्यक्त करते हैं, लिखते हैं किसमें, फॉर्मूला। इसको हम डिनोट करते हैं, नोट डाउन करते हैं। क्या हर बड़ा वाक्य लिखना आसान है? हर बड़ा सेंटेंस जो है वो लिखना आसान है केमिकल रिएक्शन में। अब इतना ही चीज हम अभी इतना लैंग्वेज में लिखते हैं। अगर 2-3 रिएक्शन हमारे पास दे देगा, एक पैराग्राफ ही बन जाता है। तो हर एक रिएक्शन को लिखना इस तरीका से आसान नहीं होगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो केमिकल रिएक्शन के अंदर बहुत बड़ा बड़ा रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा। ए सब्सटेंस, बी सब्सटेंस, सी ला, फिर डी मिला, डी इतना मिलने के बाद सी बनाया, ए बनाया, बी बनाया, तो इतना चीज को लिखना वर्ड में क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर हमको पता है अलग अलग केमिकल का जो अलग अलग फॉर्मूला क्या होता है, आसानी से इसको हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन का सिंपल सा मीनिंग है, जब हम केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल इक्वेशन को जब हम छोटे से छोटे तथा आसान भाषा में क्या करते हैं, लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब डिफिनेशन अगर हम इसका लिखें तो केमिकल इक्वेशन इज ए सिंबॉलिक या केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट इन ए सिंबॉलिक। केमिकल रिएक्शन जो है रिप्रेजेंट होता है, वो दिखाता है किसमें, सिंबल में, साइन में। ये सब क्या हुआ, सिंबल हुआ, साइन हुआ, यानी जहाँ पे Zn लिखा है वहाँ पे समझ, वहाँ पे कौन सा सब्सटेंस का बात कर रहा है, जिंक का। जहाँ पे H2SO4 लिखा है वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का बात करता है। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में इससे पहले बताया, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है, एक्टिव रेडियो ये एसिड है। अगर हम लोग 1 टीस्पून डालते हैं चम्मच, तो क्या होगा, वो कुछ सेकंड के अंदर मेल्ट होके बिल्कुल क्या होगा, खराब हो जाएगा। अब हम इसका लिखेंगे क्या, डिफिनेशन कि केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या होता है। केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एक केमिकल इक्वेशन जो क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका होता है, ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है तो किस चीज का होता है, ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसका होता है, केमिकल रिएक्शन। हम जो इक्वेशन लिखते हैं तो जब तक अभिक्रिया नहीं होगा तब तक लिखेंगे, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, रासायनिक अभिक्रिया। तो केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे, ऐसा इक्वेशन जो सिंबॉलिक तरीका से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है किसी भी रासायनिक, यानी जब हम रासायनिक अभिक्रिया को चिन्ह के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जब हम रासायनिक अभिक्रिया को कुछ न कुछ सिंबल या चिन्ह से क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम दिखाते हैं, तो ये चीज क्या कहलाता है, यही चीज कहलाता है हमारा केमिकल इक्वेशन। यानी किसी अभिक्रिया को सिंबल या
फॉर्मूला की सहायता से लिखना, या जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को सिंबल या फॉर्मूला के आधार पे लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रासायनिक इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे कि वर्ड में, ये तो हमने बता ही दिया कि जब हम वर्ड में लिखेंगे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एंड बनाया क्या? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल यहां हम दे देंगे। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, और ये बनाया क्या? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये बनाया तो जिंक का हमको पता है, इसका होता है Z और M, इसका होता है क्या? HCl, ठीक है, H2SO4, क्या होता है? H2SO4, तो H2SO, और ये बनाया क्या? ZnSO4। जब हम इस चीज को इस तरीका से लिखते हैं तब क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। सिंपल सा ऐसे कहने का मतलब इतना ही है, ये टर्म ही बस इतना ही कहता है, इससे ज्यादा कुछ कहता ही नहीं। और केमिकल इक्वेशन लगभग ये खत्म यही हो जाता है। अब अगर हमको कुछ फार्मूला याद रखना होगा, ये तो बेसिक फार्मूला है। अगर जिंक का याद रखना है तो जिंक को Zn से याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से याद रखेंगे, फिर अब सल्फेट को याद रखेंगे, जिंक सल्फेट को ZnSO4। अगर सल्फेट बस याद रखना है तो SO4 याद रखेंगे, और हाइड्रोजन को H2, क्योंकि इसमें दो एटम होता है किसका? हाइड्रोजन। उसके बाद रिएक्टेंट क्या होता है? ये कल भी हमने पढ़ा था। रिएक्टेंट वो पदार्थ होता है, वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? भाग लेता है। यानी रिएक्टेंट वो पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। तो अब हम लिखेंगे रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट reactant क्या? So a reactant is the substance which is take part in a chemical reaction. Yeah, reaction. A reactant which take known as reactant। अगर हम इस इक्वेशन को लिखते हैं तो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? Zn प्लस H2SO, ये हो जाएगा हमारा क्या? रिएक्टेंट। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट बताइए, जो अभिक्रिया के दौरान नया पदार्थ अपने नए प्रॉपर्टी के साथ क्या होता है? नए गुण के साथ बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। आफ्टर रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो लिखेंगे इसको, अब लिखेंगे प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है?
आफ्टर रिएक्शन न्यू सब्सटेंस a new substance is formed with different properties. With different properties. यानी इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा बिल्कुल अलग होगा। आर और अगर इसका हम लोग एग्जांपल यहाँ पे लिखने का कोशिश करें तो यहाँ पे हो जाएगा ZnS तो ये अभी का हमारा तीन टॉपिक लगभग क्या हो चुका है खत्म। केमिस्ट्री ये जो है इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। अगर हम बारीकी से एक एक छोटा से छोटा फॉर्मूला जितना होता है उसको, और जब हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा जो हमको काम देने वाला है वो है क्या, फॉर्मूला। क्योंकि हमको बड़ा बड़ा स्टेटमेंट को लिखना है तो वहां पे हम अगर हमको फॉर्मूला याद है, बहुत बड़ा बड़ा नाम आएगा एलिमेंट का, तो हम उसको शॉर्ट में दो तीन वर्ड में क्या कर सकते, आराम से लिख के रख सकते हैं। ये यहाँ पे तो पहला ये हो गया एडवांटेज इसका कि हमको जो है ये हेल्प करेगा, हमको फॉर्मूला आता है। तो अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अगर आपके अंदर 60% नोट मेकिंग एबिलिटी है कि अगर आपको नोट्स बनाने आता है, कि अगर इन लेक्चर के बाद, एक क्लास के लेक्चर के बाद, अगर मान ले कि हम लोग एक केमिस्ट्री पे लेक्चर किए, हमारा टॉपिक जो अब आने वाला जो है वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन, तो वो लेक्चर पढ़ने के बाद अगर हम उसमें से खुद से क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, मेन पॉइंट, जैसे कल हम लिखाए थे लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट बराबर क्या होता है, अगर उस तरीका का हमको आ गया, दुनिया में कोई नहीं है जो हमको केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी में जो है नंबर उठाने से बोर्ड एग्जाम में रोक सकता है। ये एबिलिटी आना चाहिए, और ये ऐसे नहीं धीरे धीरे करके आता है। अगर हम लोग लेक्चर बहुत अच्छा से समझते हैं, सुनते हैं, अगर हम समझ लिए कि जिंक का प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, जब भी Zn, ठीक है, और यहाँ पे H2SO4 मिलेगा तो बनाएगा क्या, ZnSO4 प्लस H। तो हम समझ लिए, हमको याद हो गया, तो ये चीज हम कभी नहीं भूलेंगे। क्या अभी तक हम लोग ए फॉर एप्पल का स्पेलिंग भूल गए हैं? क्यों? वो हमारे दिमाग में इस तरीका से सेट हो गया है कि हम चाह के भी नहीं भूल सकते, चाहे हम 100 साल नहीं पढ़े, 200 साल नहीं पढ़े, हम भूल सकते हैं। तो फिर ऐसा जो है अपर क्लास में क्यों नहीं हो पाता है कि जो हम लेक्चर सुनते हैं और हमको इस तरीका से समझना है कि बस हम इतना याद कर लें कि अगर हमको भविष्य में कहीं भी केमिकल रिएक्शन का बात करता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया का बात किया, तो एकदम से एक झटके पर मुंह पे याद रहेगा। अगर कोई पूछ दिया बताओ क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, तो तुरंत याद होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है, और तुरंत एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ, तब क्या होगा, ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है बैलेंस इक्वेशन। अब हम अगर ये समझ लिए कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है, तो दुनिया में जितना केमिकल इक्वेशन है वो सब बैलेंस नहीं होता है, सबका सब केमिकल इक्वेशन बैलेंस। यानी अब बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो बैलेंस इक्वेशन कहने का मतलब, अगर जिस केमिकल इक्वेशन में दोनों तरफ जो एलिमेंट होता है, दोनों तरफ जो एटम होता है, उसका नंबर अगर दोनों तरफ क्या है, सेम है, तो हम कहेंगे ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। अगर
लेफ्ट साइड और राइट साइड, इस दोनों में एटम का नंबर अगर डिफरेंट आ रहा है तो हम कहेंगे ये अनबैलेंस है। क्या है? अनबैलेंस। जैसे कि अभी मैंने क्या कहा कि जिस केमिकल इक्वेशन में दोनों तरफ यानी लेफ्ट और राइट, रिएक्टेंट की तरफ भी और प्रोडक्ट की तरफ भी, दोनों साइड एटम का सेम रहना क्या है? जरूरी है। अगर सेम नहीं रहेगा तो हम कह देंगे ये अनबैलेंस इक्वेशन, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। इसको पहले देखिए, हमारा नया टॉपिक बैलेंस इक्वेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। शांत करो तो जाने तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं इसकी डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि ए केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम इन बोथ साइड a chemical equation in which the number of atom in both sides, left and right, left and right, it is same or are called बैलेंस इक्वेशन। तो वैसा रासायनिक इक्वेशन जिसमें लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ उसमें जो एटम का प्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सेम। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें किस चीज का, एक साइड हम लिखेंगे एलिमेंट, दूसरा साइड लिखेंगे हम लोग लेफ्ट, अगर इधर जो हमारा एटम जो है वो जेड एन है, एस है, अगर हम हमारे पिछले इक्वेशन को अगर याद करें तो लेफ्ट और राइट, यानी एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे बन जाता है जेड एन एस। तो अब हमको यहाँ से एक चीज बताओ कि अभी हम कौन सा एलिमेंट की बात करेंगे? पहले कंपेयर कर रहे हैं जेड का, तो इसमें जेड एन कितना है और इसमें जेड एन कितना है, हमको पहले ये एक एक है, दोनों तरफ एक एक आ गया। उसके बाद एस है, इसमें एस कितना है, इसमें एस कितना है, कितना, या इस पूरे में एस कितना है? यहाँ पे दो मिलेगा। उसके बाद जो सॉरी एस हो जाएगा एक, एस कितना हो जाएगा? एस भी जो यहाँ पे एक एक होगा।
हो जाएगा 2 और O हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? अब O क्या हो गया? इधर भी 4 है, उधर भी वो 4 है। इक्वल Zn एक H2 है और H2 है, दोनों का H2 हो गया। S यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी S1 हो गया और इधर भी O4, इधर भी O4। जब हम इस केमिकल इक्वेशन को इस तरीके से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, यानी उसका हम क्या करते हैं, बराबरी करते हैं, तब ये पूरा प्रक्रिया क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाता है? केमिकल। यानी अब जब हम इस एलिमेंट के एटम को काउंट करेंगे, जब हम इस एलिमेंट के एटम को काउंट करेंगे तो दोनों साइड एलिमेंट में जो एटम प्रेजेंट है वो क्या हो रहा है? वो हमको यहाँ से सेम दिख रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंस इक्वेशन। अब आता है अनबैलेंस इक्वेशन। तो नाम से पता चलता होगा ये बैलेंस, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यानी जहां अगर हम एटम काउंट करते हैं, यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बना हुआ इक्वेशन जिसमें एलिमेंट का एटम जो होगा वो दोनों तरफ क्या होगा? सेम नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट है, अब जैसे एलिमेंट हमारा H2+O2, एग्जांपल क्या हो गया? ये एग्जांपल हमारा है अनबैलेंस। किसका है? अनबैलेंस। किसका है? दिख रहा है? तो अनबैलेंस इक्वेशन का हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो H2 ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं? O भी हम ले रहे हैं 2। ये दोनों को हम क्या करेंगे? तो आगे जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो आएगा H2O। कितना आएगा? अब हमको यहाँ से ये बताओ कि अगर हम अब इस जगह कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे? इसको आप कंपेयर करेंगे तो इधर भी हमारा H है कितना है? 2 और यहाँ पे हमारा O कितना हो गया? 2। तो ये दोनों साइड जब प्रोडक्ट बना यहाँ से, तो प्रोडक्ट बनने के बाद क्या H भी 2 है और O भी 2 है? नहीं है। H यहाँ पे 2 दिख रहा है, लेकिन O कितना दिख रहा है? बस 1 दिख रहा है। क्या होगा? ये बैलेंस इक्वेशन नहीं होगा। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे हम इसी तरीके से अगर इसको कंपेयर करके लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे H और यहाँ पे लिखेंगे O, तो हमको बताओ कि ये हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया तो लेफ्ट में H कितना है? लेफ्ट में H बड़ा कितना है? 2। राइट में H कितना है? इधर 2। ये तो कंफर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट में O कितना है? 2। राइट में O कितना है? 2 है कि 1 है? 1 है। यहाँ सिंपल दिख रहा है। ये राइट होगा हमारा कौन? ये जो प्रोडक्ट बना है, इसके लिए मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है कौन? राइट साइड, और जो रिएक्टेंट होता है वो कौन होता है? लेफ्ट साइड, ठीक है। तो हमारा ये तो हो जाएगा लेफ्ट साइड और ये हो जाएगा राइट साइड। तो दोनों में हाइड्रोजन का जो नंबर है, हाइड्रोजन एलिमेंट का जो नंबर है वो क्या है? सेम है। और O एलिमेंट का जो नंबर है वो O एलिमेंट क्या है? सेम नहीं है। यानी एलिमेंट का एटम क्या है? वो सेम। तो इस टॉपिक को हम यही खत्म करते हैं और कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम अपनी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग क्लास के साथ जुड़े रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।